साथियों नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने फिर एक अपना विषय लेके आ रहा हूँ जो आज का, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं हर बार एक अपने दिल की बात चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होता हूँ। पिछली बार मेरा एक विषय था राजनीतिक, आज मेरा विषय शिक्षा के ऊपर है। आज की शिक्षा प्रणाली के ऊपर मैंने अपना विषय रखा है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं या अवगत करा दूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल या किसी एनजीओ से नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल एक आम आदमी हूं, समाज सेवी हूं और एक साहित्यकार हूं, लेखक हूं। मैं अपने विचारों को, जो भी मेरे विचार आते हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इस बार मैं एक शिक्षा के ऊपर लेके रखा हूं और जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, आज की शिक्षा व्यवस्था, निश्चित रूप से आज की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं एक अपने उद्देश्यहीन होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, अब आप सवाल करेंगे उद्देश्यहीन कैसा। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य हमारा या तो आजीविका या ज्ञान अर्जन था। तो ज्ञान अर्जन तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आज के समय में जो भी लोग अपने इस शिक्षा को ले रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, मैं एक अच्छे स्थान पर एक अच्छा पद पाऊं और उस पर काम करके अपने परिवार को, अपने आजीविका को चलाऊं और समाज में एक अच्छा स्टेटस सिंबल बना के रह सकूं। बिल्कुल सही है और होना ही चाहिए। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि दुनिया में जितनी भी प्राप्ति होती हैं उन प्राप्तियों में सबसे बड़ी प्राप्ति शिक्षा की है। बिल्कुल सही है। और मैं इस बात से आपको निश्चित रूप से आगाह करूंगा कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था उद्देश्यहीन होती जा रही है। जो मेरा उद्देश्य था वो नहीं मुझे प्राप्त हो पा रहा है। इसके पीछे दोष किसका है? बिल्कुल अब हमें इस पे आना पड़ेगा। समय समय के अनुसार, आज से जब हमारी शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई थी, जब हमारे लोगों ने बताया था, तब से आज के हमारे बहुत सारे साधन बदल गए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, उसकी उपयोगिता बदल गई है। तो निश्चित रूप से हमें शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की ज़रूरत है और जो हमें करना पड़ेगा तब हम उद्देश्य पे जा पाएंगे। जैसे गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। देखिए, उन्होंने एक अल्पकाल में एक सारी विद्याएं पाली थी, लेकिन हम आज बच्चे को जब 3 वर्ष का होता है तब उसको हम प्ले स्कूल में डाल देते हैं और जाके उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होते होते उसको 15 साल, ये 3 साल प्ले के 18 साल, और जीवन के अगर मैं मानूं तो 23 साल वो दे देता है और 23 साल के बाद जाके खड़ा हो जाता है, साहब मैं क्या करूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास रोजगार नहीं है। बताइए आज शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। अगर मैं अपनी मोटी बात करूं और बड़े स्कूलों की बात करूं तो उन स्कूलों का या खर्चा उसके अंतिम शिक्षा होते होते लगभग जितने वर्ष उतने लाख हो जाते हैं, जो एक आमजन के लिए, एक परिवार के लिए, या मैं तो बोलूँ सब हर परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। अब इससे निजात कैसे मिले? समस्याएं तो दुनिया का हर आदमी बता देगा, लेकिन समस्या का निजान क्या है? यस, इसका मेरे पास कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको यदि हम सब सुनेंगे, करेंगे, सरकार प्रशासन इस पर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन संभव है। देखिए, पहला इसमें मेरा है कि जब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, पूरी स्कूली शिक्षा प्राइवेट में करता है, तब वो सरकारी कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए क्यों तलाशता है? यहाँ जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है वो आगे जाके उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलते हैं, उसको प्राइवेट कॉलेज का सहारा लेना पड़ता है, जबकि उसकी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं होती कि वहाँ जा सके। तो मेरा पहला सुझाव है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट कॉलेज स्कूल में दे रहा है उसको प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। जो आज सरकारी स्कूल में जा रहा है, या तो सरकार को एक ध्यान रखना चाहिए कि जितनी इज्जत, जितनी हमारी उसकी इम्पोर्टेंस सरकारी कॉलेजों की है, उतनी सरकारी स्कूलों की क्यों नहीं? इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस पर ध्यान देंगे तो हमारी शिक्षा एक सी हो जाएगी। नंबर एक बात। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव, जब कक्षा 8वीं तक बच्चा पढ़ लेता है तो उसको अपने पीछे वाली क्लास में पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। वो सप्ताह में एक दिन अपने जूनियर साथी की क्लास ले। उससे क्या फ़ायदा होगा?
एक तो उसने जो पढ़ा है वो सही डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसने सही उस ज्ञान को समझा कि नहीं समझा है, उसके बारे में उसको एक्सपर्टता, परिपक्वता होगी, संतुष्टि होगी। दूसरी बात, उसको उसमें निश्चित रूप से एक जो झिझक महसूस होती है वो झिझक खत्म हो जाएगी, तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आके उसके जीवन में काम आएगा। तो ये स्कूली शिक्षा तक हो गया। मैं तीसरी और जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई, उसमें मैं चाहूँगा कि हमारा प्रथम फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर होता है कॉलेज में जाने के, वो ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर से हम कोशिश करें कि बच्चे को एक साल सिर्फ हम अपने भारत भ्रमण पर, मतलब भारत के प्रत्येक विभाग के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करें। जैसे एक माह उसको हम एक किसान के साथ काम करने का मौका दें। उसको यदि हम किसान के साथ मौका देते हैं तो एक माह हम उसको रेलवे के साथ मौका दें। अगर हम रेलवे के साथ भी मौका दे रहे हैं तो हम क्यों ना उसको एक माह हम अपने नेता के साथ, देश जो चलाते हैं, सरकारें चलाते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनके आय को उनको देखने का मौका दें। हम यदि यहाँ दे रहे हैं तो हम उसको व्यापार में क्यों नहीं हम ला रहे हैं? हम क्यों नहीं उसको मॉलों में या किसी व्यापारी के साथ खड़ा करते? हम क्यों नहीं कोई अस्पताल में बोलते जाइए अब आपको यहाँ ट्रेनिंग करनी है? मेरा मतलब, जो चाहे वो पंचायत हो, चाहे किसान का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कहाँ का या कहीं का भी कोई विभाग हो, मैं तो 4 विभागों के नाम ले रहा हूँ, जैसे 50 विभाग है, हम वहाँ बच्चों को भेजें ताकि बच्चे भारत को समझ सकें, भारत की समस्याओं को समझ सकें और भारत की स्थितियों को देख सकें कि आखिर हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ताकि वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है उस समस्याओं को समझेगा और आगे जाके उसको एक अच्छे रूप में समझने की कोशिश करके देगा। आज बच्चा क्या करता है, बढ़िया अच्छी पढ़ाई करता है और जब वो पढ़ाई कर लेता है, जब कुछ देने लायक होता है, किसी फ्लाइट पकड़ता है, किसी देश को चला जाता है और वहाँ जाके वो अपने माँ को, बाप को, भाई को, अपनी मातृभूमि को, सबको भूल जाता है। तो मेरा यही है कि यदि हम उसको देशाटन कराएं, हम उसको भारत के बारे में समझाएं, भारत की हर उस व्यवस्था के बारे में। गांधी का भी यही सपना था, स्वराज्य। मतलब स्वराज्य क्या है? स्व मतलब मेरा। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम अपने विषय को नहीं समझेंगे, हम अपने घर को नहीं समझेंगे, हम अपने घर परिवार डेली की आवश्यकताओं के विभाग को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ सकते हैं। और यहीं से हमारा एक निश्चित रूप से, शिक्षा कुछ नहीं है, शिक्षा तो एक वो डिग्री मिल गई और डिग्री लेके पहुंच गया। अगर हमने उसको हर विभाग को, हर उसको जानकारी दी होती तो निश्चित रूप से वो आज बच्चा ये कहने की कोशिश नहीं करता मैं बेरोजगार हूँ। हमारा कहीं ना कहीं प्रणाली में कहीं तो दोष है कि वो इतनी बड़ी महंगी डिग्री लेकर इतना लंबा अपने जीवन का 30% समय दे देता है और बाद में बोलता है साहब मैं बेरोजगार हूँ, मैं एक अपनी आजीविका, अपने परिवार चलाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। ऐसी स्थिति आखिर फिर वही बात आती है कि पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेरा मतलब ये कि हमें जहाँ जो देना है उसके बदले में अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हमारा उद्देश्य, हमारी वो व्यवस्था गलत है। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि जब राम बन गए तब बन गए। क्यों? उन्होंने उस दुनिया को देखा, उसको समझा और अपना पुरुषार्थ, अपनी ताकत दिखा के उस चीज को वापस लाए। वो एक उनका दर्शन था कि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि घर से बाहर निकलने में, समस्याओं से जूझने में ही जीवन है। सुख सुविधाओं और आर्थिक सुख सुविधाओं को लेके बैठे रहने में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हमें सब सुविधा में एसी मिल गया, कार मिल गया, गाड़ी मिल गई, ऑफिस मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, यही जीवन है। नहीं, हमें विवेकानंद को पढ़ना होगा, हमें राम जी के उसको पढ़ना होगा, और भी दुनिया में बहुत कुछ है जिसको हमें देखना होगा कि सिर्फ जीवन, हमें गांधी को देखना होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि शिक्षा प्रणाली में हम सिर्फ किताब की चीज पढ़ने के लिए मेरे पास जीवन पड़ा हुआ है, हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन ये उम्र 20 साल 25 साल की एक ऐसी उम्र होती है जो अमिट होती है, जिस पर लोग समझ के तुरंत उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम शिक्षा को प्रैक्टिकल में लाएं। हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या समझना है, उन सबको देखने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने साथ अपने इन विषयों पर आना होगा और देखना होगा कि हमारी व्यवस्था, जो हमारा घर का बच्चा है वो जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे और भी ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे को हर माँ बाप ये सिखाए
कि वो जब सुबह सो के उठता है तो भगवान से विनती करे कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं, मेरा देश अच्छा है। ये उसको पहली प्रार्थना उसकी यही होनी चाहिए। दूसरा, हर घर में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए। यदि वो राम को पढ़ेगा, राम को समझेगा, निश्चित रूप से उसको शांति मिलेगी। और तीसरा मैं कहूँगा, हर बच्चे के हाथ में हनुमान चालीसा दिन में एक बार जब अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होता है तो उसको हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी से बड़ा दुनिया का कोई प्रबंधन नहीं है। सबसे बड़ा प्रबंधक अगर कोई हुआ है, सबसे बड़ा प्रबंधन है तो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की ताकत से, राम जी की कृपा से, माता पिता के गुरु के आशीर्वाद से हमेशा कभी शांति मिलेगी, आर्थिक मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, उसको बड़ा सुकून मिलेगा जिसकी हम तलाश में हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि परिवर्तन लाएं निश्चित रूप से, और ये बिना खर्च के, बिना इसके। और ये परंपरा हमारी रही है, जिस परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। अतः आप सबसे मेरा फिर गुजारिश है कि सरकार को ये माध्यम बताएं कि सरकार इन सुविधाओं को ऐसे लाए और देखे कि ये इनसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें कुछ फायदे हो रहे हैं। इस प्रकार मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, और इसमें जो जो दिक्कतें हैं, जो बात अच्छी लगी है उसको कमेंट्स करें। यदि मेरे सुझाव में कहीं कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको बताने की फिर कोशिश करें उन्हीं के कमेंट्स के द्वारा कि यहाँ पे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आप जो सुझाव देंगे उस सुझाव में मैं फिर एक आगे सुझाव लेके आऊँगा, और निश्चित रूप से इन सब से हमारे देश को बहुत बड़ी फायदा होगी, बहुत बड़ा सुविधा होगा। और ये मेरा सुझाव बिना किसी खर्च के, बिना किसी संसाधनों की है, सिर्फ व्यवस्थाओं को बदलना है। जय हिंद, जय भारत।